Ladies and gentlemen, we will now present a play in Hindi, Nithalle Ki Diary, by the artists of Dastak, Bihar. This play has been directed by Sujit Kumar. दस्तक की स्थापना 2 दिसंबर 2002 को पटना में हुई। तब से अब तक मेरे सपने वापस करो, गुजरात दंगे पर विभिन्न कवियों की कविताओं पर आधारित नाटक, करप्शन जिंदाबाद आदि कई नाटकों का मंचन किया गया है। दस्तक का उद्देश्य नाटकों के मंचन के साथ कलाकारों के शारीरिक, बौद्धिक व कलात्मक स्तर को परिष्कृत और प्रशिक्षित करना और नाट्य प्रेमियों के समक्ष समसामयिक, प्रायोगिक और सार्थक रचनाओं की नाट्य प्रस्तुति करना भी है। सुजीत कुमार रंगमंच के क्षेत्र के सक्रिय अभिनेता और निर्देशक हैं। गायक, अभिनेता, निर्देशक सुजीत कुमार वर्तमान नाट्य दल दस्तक के सदस्य हैं। आपने कई नाटकों में प्रमुख भूमिकाओं का निर्वाह सहित कई नाटकों में मंच परे का काम भी किया है। निठल्ला वह नहीं होता जो कोई काम नहीं करता, बल्कि वह होता है जो अपने फायदे के लिए काम नहीं करता, जो निस्वार्थ दूसरों का भला करने का प्रण ले। जमाने का चलन यह है कि जमाना अब उसको निठल्ला मानता है। यहाँ भी एक निठल्ला है जो दूसरों का निस्वार्थ भला करने का प्रण लेता है, लेकिन या तो कोई उससे अपना भला कराना नहीं चाहता या फिर वह चाहकर भी किसी का भला नहीं कर पाता। भला करने की यही इच्छा उसे एक से एक व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति से रूबरू करवाती है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का भला कर ही नहीं सकता। इस क्रम में एक से एक मजेदार चिंतन और हास्य व्यंग की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। So now let us enjoy this play. नमस्कार। निठल्लों की दुनिया में आपका स्वागत है। निठल्ला किसको कहते हैं ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं निठल्ला ही है। और जो ये मानता है कि वो निठल्ला नहीं है, तो दरअसल वो सबसे बड़ा निठल्ला है। निठल्ले की इस दुनिया में प्रवेश करने का एक नियम है। तो खैर छोड़िए, तो हमें एक नाटक खेलना है, निठल्ले की डायरी। और हमें इस नाटक के लिए सच में निठल्ले की एक टीम चाहिए थी, और हमें यह टीम तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि रंगमंच में निठल्लों की कोई कमी नहीं है। तो हमने उनमें से कुछ बेहतरीन निठल्ले छांट लिए हैं। वो इस नाटक में अभिनय, लेखन, परिकल्पना और निर्देशन कर रहे हैं, और अभिनेता फिलहाल इसी मंच पर ही सो रहे हैं। क्यों शोर मचा रहे? देखा, खैर जब नाटक शुरू होगा तो सब एक एक करके अपने आप जगेंगे, जैसे कुंभकर्ण जगता था जब उसके नाक में पकवान की खुशबू जाती थी। और ये भाई साहब तो तब जगेंगे जब इनको ग्रांट की खुशबू आएगी। तो नाटक की शुरुआत पूर्व रंग और वंदना से किया जाना चाहिए, ऐसा नाट्य शास्त्र कहता है। तो ये जो अभिनेता अभी मंच पर सो रहे हैं, इसे ही पूर्व रंग मान लिया जाए। और अब रहा सवाल वंदना का। तो अब न किसी को नाचना आता है, न गाना आता है और न बजाना। तो जैसे आप लोग हर मौके पर सस्ता डीजे बजाते हैं और उल्लास मचाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम वंदना की शुरुआत गाना बजा कर करते हैं। तो वंदना शुरू किया जाए। अब लीजिए, लगता है हमारा डीजे वाला भी सो गया। अरे मर गया क्या रे? अरे नाटक के बाद बिस्लरी में मिला के मिलेगा। नाटक करना है।
अभी तो वो खड़ा था फिर अंदर कहता है जो हाँ? ए भाई जी, हाँ चलिए निकल क्या अरे जहाँ खत्म हो जाएगा जाओ भाई बताओ। निठल्ले की डायरी। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। लेकिन अपना निठल्ला कुछ अलग किस्म का है। वो निठल्ला नाम से इसलिए बदनाम है क्योंकि वो कोई काम नहीं करता। अगर वो लगातार चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम भी करता रहता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते। जिस देश में आराम से बैठकर जेसीबी की खुदाई देखने को भी महत्वपूर्ण काम माना जाता है, वहां मुंह चिढ़ाना तो महापुण्य कर्म माना जा सकता है। इसका निठल्ला कहलाने का दूसरा कारण यह है कि वो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वो गैर कानूनी शराब बेचकर या चोरी डकैती करके हवेली खड़ा कर लेता तो बड़े बड़े ईमानदार कर्मियों भी उसे अपना गुरु मानते। वो करता धरता कुछ खास है नहीं, दिन रात बेवजह इधर उधर घूमता रहता है। नियमित कर्म के प्रति भी उसकी विरक्ति है। उसका मानना था आज तक हमें जो प्रेरणादायक कहानियां सुनाई पढ़ाई गई है वो किसी काम की नहीं। कहा गया कि कछुआ और खरगोश की प्रतियोगिता में कछुआ जीतता है। एक तो कछुआ और खरगोश में कोई प्रतियोगिता होनी नहीं चाहिए, बल्कि हो ही नहीं सकती। और अगर हुई भी तो कछुआ नहीं बल्कि खरगोश जीतेगा, चाहे खरगोश कितना भी आलसी। और फिर कछुआ और खरगोश जैसे जानवरों की कहानी से हम इंसानों का क्या लेना देना हो सकता है? और फिर वो निठल्ला कौन था जो कछुआ और खरगोश की प्रतियोगिता को देखने का काम कर रहा था? ये सारी कहानियां हमें बेवकूफ बनाने के लिए सुनाई जाती है ताकि हम इन फालतू की कथाओं में उपदेश खोजते रहें और चालाक लोग अपना उल्लू सीधा करते रहें। इसलिए मुझे कर्म से ये रुचि हो। शांति से लेकर अब दोबारा झगड़ा किया जाता है, गर्दन काटने नहीं देगा, थोड़ा सा चैन से सोने भी नहीं देता है। और क्या बताइए तब, कान के पास परमाणु बम फूल। पुराने जमाने की बात है, इस मुल्क के किसी कोने में जामुन के पेड़ के नीचे 3 लड़के मुंह खोलकर लेटे थे और गुहार लगा रहे थे। आ जामुन मेरे मुंह में गिर, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। उनके कठोर साधना से प्रभावित होकर जामुन उनके मुंह में गिरने ही वाला था कि तभी वहां एक घुड़सवार आया। लड़को जी श्रीमान, यहाँ लेटकर क्या कर रहे हो तुम लोग? जामुन के मुंह में गिरने का इंतजार श्रीमान। और सारा निठल्ला कहीं का, निकलो यहाँ से, जाओ कुछ काम धाम सीखो। इस घटना के कई साल बाद विदेश में एक लड़का सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और वो भी कह रहा था कि आज सेब मेरे मुंह में गिर। उसको किसी ने तंग नहीं किया और एक दिन सेब उसके मुंह में गिर पड़ा। इस प्रकार लड़के ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। आज सारा देश पछताता है कि अगर हमारे देश के उन 3 लड़कों को निठल्ला कहकर भगाया नहीं गया होता तो आज गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के खोज का श्रेय हमारे पास होता। पश्चिम के देश विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि वहाँ अलालों और निठल्लों की घोर इज्जत है। देश और समाज के द्वारा उन्हें दुनिया भर की सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ वे निरादर के पात्र हैं। हम प्रतिभा से ज्यादा प्रतिमा का सम्मान करते हैं।
और वहाँ विदेश में एक आदमी सालों बैठकर कुछ सोच रहा हो तो लोग ने सोचने देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब उंगली करते हैं, कहते हैं काम करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी वही करेगा कब। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो करता है सब ईश्वर ही करता है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जब सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो कुछ नहीं होना दूसरी की मर्जी होगी। किसी काम को मैं अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में पता चले कि वो काम अच्छा नहीं बल्कि बुरा है, तब तो गई जिंदगी भर की मेहनत पानी में। जैसे मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर लोगों के जीवन रक्षा में सहयोग करूं और एक दिन पता चले कि वो आबादी घटाने और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को मरवाना चाहता है, ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। इसलिए अच्छा और बुरा होने से निठल्ला होना ज्यादा अच्छा है। एकदम सही राज आ रहे हो बेटा। काका, हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। वो तो सुबह भी बैठे थे, हाँ बैठे थे, कल भी बैठे थे, हाँ बैठे थे, उसके पहले भी बैठे थे, बैठे थे और कल भी बैठेंगे। बैठेंगे और क्या। दुनिया चांद पर चली गई काका, और आप यही के यही बैठे हैं। हाँ बेटा, दुनिया चांद पे चली जाए चाहे सूरज पे, हाँ। हम यहीं बैठे थे, बैठे हैं, अब बैठे रहेंगे। जिसको आना है हमारे पास आए, हम नहीं जा रहे किसी के पास। बिना कुछ किए बैठे रहना एक तपस्या है बेटा। बड़ा कुछ कर लो काका। क्या कर ले, और कुछ करो तो ससुरा आधा काम अच्छा हो जाता है, आधा बुरा होता है। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम तो नहीं होता है, तो आधा बुरा और आधा अच्छा करने से तो यही अच्छा है कि कुछ न किया जाए और बैठे बैठे अच्छा अच्छा सोचा जाए। आप तुम लोग बैठो, बोलिए ना, ऊपर का बैठिए, नीचे बैठिए। देखिए, एक पंडित जी थे, एक दिन उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर लिया, और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। क्योंकि इंसान का जन्म कर्म करने के लिए होता है, और उन्होंने अपने सारे कर्म पूरे कर लिए, तो मृत्यु तय हो गई। समझे ना काका, तब से कान पका रहे हैं। और इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। अब जिसे भी जीवित रहना है उसे कोई काम पूरा नहीं करना चाहिए। जितना काम टालोगे उतना ही दीर्घायु बने रहोगे, और जो जितना बड़ा दीर्घायु होगा वो उतना ही बड़ा देशभक्त होगा। अब वो उतने ज्यादा समय तक इस देश की सेवा कर सकेगा। अब इस देश के बड़े बड़े मंत्री से लेकर क्लर्क तक इसलिए मेरे पूजनीय हैं क्योंकि वो कभी भी अपना कोई काम पूरा नहीं करते। वो बस देश सेवा के लिए जिंदा रहते हैं और हर साल वादे पर वादे करते रहते हैं। सरकार को यह नियम बना देना चाहिए कि अब से जो कोई भी अपना काम पूरा करेगा उसे काम से ही निकाल दिया जाएगा। तुमको क्या हो गया? तुम उधर चूसा हुआ आपकी तरफ मुंह क्यों बनाया? क्या हो गया? काका, हाँ। मैं उब गया हूँ। अच्छा। उब गए हो तो हमसे सीखो। क्या? अच्छा सोचो, मस्त रहो। काका, मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच डाला है। अच्छा? मैंने आसमान से पुलाव की वर्षा कर दी है वाह। और चांद से रसमलाई उड़ेली है। मैंने सारे मिसाइल और बम बंदूक और पिस्तौलों को बोरे में भरकर समुद्र में फेंक दिया है। दुनिया भर के मजदूरों को कारखानों का मालिक बना दिया है। क्रांति हुआ। आगे सुनिए, जगह जगह पेड़ पौधे लगाए और सारी जगह सुंदर बना दिए हैं। बहुत बढ़िया। और तो और मैंने सुंदरियों को प्रेमी और प्रेमियों को सुंदरियां जुटत करवा दिए। मैंने सब कर दिया। अब मेरे लिए कुछ अच्छा सोचने को बचा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूंगा नहीं बल्कि दूसरों के काम में केवल और केवल दखल दूंगा। वैसे यह काम भी ठीक है। हाँ, लेकिन लोग तब तक अपने काम में किसी को दखल नहीं करने देते जब तक कि आप उनका भला न करने लगे, वह भी निस्वार्थ। निस्वार्थ। तभी एक लड़का हाथ में ढेला लिए मंच पर आता है और सामने देखते हुए कुत्ते को ढेला मारने का अभिनय करता है। कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? काट लिया ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। निकल यहाँ से। अरे निकल जा। मोहला डरिया तोरा बीननी लागे रे सवारिया तोरा बीननी। ये तुम्हारा साइकिल स्टैंड है कि चबूतरा है? अरे काका, साइकिल का स्टैंड खराब हो गया है, हाँ। इसलिए चबूतरे को स्टैंड बना कर टिका है। अच्छा। अब बेसी भतर मत कीजिए, काम न धंधा अशोक पूरी बंद है। और सुनिए, बोलो। हम इधर काम से आए, हाँ। तो जब तक काम से वापस नहीं आया थे, हाँ। तब तक यहाँ बैठ कर हाँ। हमारी साइकिल को हाँ। पहरा देने का काम कीजिए। हाँ। हाँ। तोरा बीननी ए सुनिए, अच्छा सुनिए, बोलो। ये भैया, हाँ। ये डॉक्टर यमराज प्रसाद सिंह यादव, हाँ। हृदय रोग विशेषज्ञ, हाँ। वेटनरी वाले का घर के हैं। हाँ। देखिए, यहाँ से सामने जाने के बाद बाएं मुड़ने के बाद सामने जाने के बाद दायां मुड़ना है। दायां मुड़ने के बाद वहाँ से 180 डिग्री मुड़ना है। 180 डिग्री मुड़ने के बाद सामने जाने के बाद बाएं मुड़ना है। दिशा निर्देशन हो गया तो घर तक छोड़ दीजिए। हम ही तुमको निकालने हैं। काटिए मत।
काका काला वाला भी चोरी हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बताइए, अभी ससुरा हम ही से काम करवाने चला है, अभी इसकी साइकिल की हवा निकालते हैं, इसको सब समझ में आ जाएगा। काका किसका साइकिल चुरा रहे तो हैं? मौसा के लिए तेरे मौसी के लिए सब तो कुछ ना कुछ होती रहता। फोन मत उठा। क्या हुआ, तुम कहाँ चल रही है? काका मैंने तय कर लिया है क्या? कि मैं अभी से दूसरों का निस्वार्थ भला करूंगा। बहुत बढ़िया, अच्छा। और अपना भला कब करोगे? अब जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला क्या करेगा? जो अपना भला नहीं कर सकता वो दरअसल जानता नहीं कि भला कहते किसको है। अब देख लो, ये जितने भी लोग दूसरों का भला करने वाले हैं, इन सबके घर भरे पड़े हैं। क्यों? इसलिए कि अगर अपने पास धन होगा तभी तो समझ में आएगा कि धन का महत्व क्या है, और तभी निर्धन की हालत सुधारने की ताकत पैदा हो। अब किसी को गाड़ी चलाना सिखाना है तो पहले खुद को गाड़ी चलाना तो आना चाहिए। पर काका मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया जाता है। एकदम गलत सुना है। तुमने तो सिर्फ सुना होगा, मैंने खुद देखा है। अपने वो जनसेवक जी को जानते हो? हाँ, वही ना जिनका चौपर बंगला है, बड़ा। हाँ। आजादी के दिनों के जमाने के नेता है वो। अच्छा। तब वे गरीब किसान मजदूरों के जुलूस निकलवा कर नारा लगवाया करते थे कि इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। अब एक दिन उनको गरीब किसान मजदूरों ने घेर लिया। अच्छा। और उनसे पूछ देना, जनसेवक जी आप हमसे नारा लगवाते रहे कि इनकलाब जिंदाबाद और उजड़े घर होंगे आबाद। भैया इनकलाब तो हो गया, पर हमारी हालत तो अब पहले से भी खराब है। तो सेवक जी ने उन सबकी बात बड़ी शांति से सुनी। और कहा कि भाइयों, अरे भाई तुम लोगों को तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अरे वो नारा तो मैंने खुद के घर के बारे में लगवाया था, और भैया तुम तो देख ही रहे हो कि मेरा घर झोपड़ी से महल हो गया है। हातिम साहब, पहले अपना फिर दूसरों का। अब भगवान को देख लो, भगवान ने पहले अपने सवारी के लिए गरुड़ का इंतजाम कर लिया था, तब जाके मनुष्यों के लिए ये घोड़ा और गधा बनवा दिया। पर काका इस दुनिया में कबीर भी तो थे जो खुद भूखाए कर दूसरों को खिलाते थे। बेटा तुमने कबीर को ठीक से समझा नहीं है। जरा गौर करो, कबीर क्या कहते थे? कबीर बेख्याली में कबीर सिंह नहीं, कबीर। अरे जी कबीर। क्या कहते थे? मुझे क्या मालूम, क्या बताते हैं। कबीर कहते थे कि साई इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जा। अब देखो कितना चालाकी से भरा दोहा है ये। पहले तो उन्होंने अपने कुटुंब का इंतजाम कर लिया, फिर अपना भी कर लिया कि भाई मैं भी भूखा ना रहूं, अगर उसके बाद बचे तो साधु ने भूखा जाए। अपना और अपने परिवार का भला करने के बाद उनको साधु की याद आ गई, और तुम कहते कि वो खुद भूखा रखे दूसरों को खिलाते। पहले अपना भला ऊपर के हटिया पानी में राजा आग लगल बा जवानी में। लो अभी तो भरे तुम खाली कैसे हो गए? अरे इस हवाबाजी के समय ने अच्छे अच्छों की हवा निकाल दी है। एक काम करो, तुम भी यहाँ से निकलो, कहीं तुम्हारी भी हवा खुश ना हो जाए। निकलो यहाँ से। सुनो, जवानी में आग लगा हुआ है तो उसमें एक लोटा पानी डाल, ठीक हो जाएगा। एक लोटा नहीं, एक बाल्टी। अजीब आदमी है, साइकिल का स्टैंड खराब कर दिया। मौसी प्रणाम। कौन है रे? मौसी हम निठल्ला। अरे मर निठल्ला के हकीकत। चल मौसी, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चल ना। अब तो डॉक्टर के पास जाऊंगी बेटा, अब तो भगवान के पास जाऊंगी। मौसी तू जीने से बिल्कुल ऊब गई है। हाँ बेटा, कर लिया जितना मौत मस्ती करना था, अब तो जल्दी से मौत आ जाए तो भला हो। बस अच्छे से खिला पिला के उठा ले भगवान। अब तो ला मौसी, मैं तेरा गला ही घोट देता हूँ। अरे बाप यार, सुनना तुम मरेंगे। नाराज क्यों होती है? मैं तो तेरा भला करना चाहता हूँ। देख, अगर गला घुटवाने में तकलीफ होता हो तो बोल ना, मैं तुझे जहर ला के देता हूँ, वो खा लेना। बेटा प्रेम से एक बात बोले। हाँ बोलो मौसी। जा अपने घर जा और अपनी माँ बहन को जहर खिला। कमाल है, न तू जीना चाहती है, न मरना चाहती है, न दवा खाती है, न जहर। तो मैं तेरा भला किस तरह करूँ? बुढ़िया। हाँ नहीं उसको भला करने के लिए वो उठाओ हमें खाए कि उसका भला कर बनाया हमारा भला करने के लिए। आजकल का अपना बेटा तो भला ही नहीं करता है, ये निठल्ला चला है हमारा भला करने के लिए। और जवानी में बुढ़िया
क्यों ना करती बुढ़िया, ले प्रसाद खो। प्रसाद बांट रहा है अमृत। क्या हुआ? एक चुटकी प्रसाद कौन देता है? ला पूरा डब्बा रख चोली में। ले ले मौसी, तू पूरा डब्बा ही बकौस ले और आराम आराम से खाना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा और फिर कहोगी कि मिठाई नहीं खराब था। बेटा तुम मौसी के हाजमे का चिंता मत कर। मौसी का हाजमा आज भी ऐसा है कि पूरे का पूरा पकड़ा निकल जाए और डकार भी ना बेटा मौसी को काम मत समझना बनाया प्रसाद लेने वाला। गणेश जी बाबू, आप कह रहे थे कि आपकी तरक्की रुकी हुई है। चलिए सेक्रेटरी से बात करके आपको तरक्की दिलवा देता हूँ। चलिए। वो तो कब की हो गई है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो गई है, उसी का तो प्रसाद खिलाने आते सबको, लेकिन पूरा डब्बा तो मौसी ले गई। अरे प्रसाद छोड़िए महाराज, चलिए मैं आपको तरक्की और दिलवा देता हूँ। चलिए। आपका धोती घोड़ के तरक्की दिलाओगे क्या? एकदम ढकलो क्या जी? इतनी जल्दी जल्दी दूसरी तरक्की नहीं होती है। हटो, हमको बहुत काम है, इधर खींच के ले जा रहे हो। जाओ भगवान पीजिए, उदाहरण कर दो। ठीक है। अच्छा फिर से पलटे। प्रणाम। वाजपेयी जी, आपके बच्चों को स्कूल में भर्ती करवा दूं? आप किस दुनिया में रहते हैं श्रीमान? हाँ? भारतीय साल की शुरुआत में होती है, बीच में नहीं। सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए, अब इसके लिए देर हो रही है। अरे एक मौका दीजिए, हम करवा दें। मारेंगे एक जूता की निकलना के सुबह सुबह मुंह उठा के चलाता है कि भला करेगा। कमाल है, मैं भला करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसका भला मैं कर सकूं। बेटा एक बात बोले कि भला करने के चक्कर में कहीं कुटा मत जाना। चलो हटो, हमारे नाश्ते पूरी जली हुई रसगुल्ले का समय हो गया, आते हैं करके जरा। अब समझ में आया कि लोग स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। वो दूसरों का भला करना तो चाहते हैं, लेकिन कोई उनसे भला कराने को तैयार ही नहीं होता। निराश होकर वो अपना ही भला करने लगते हैं। वैसे आज के जमाने में जहाँ बिना मतलब के बेटा भी बाप का भला नहीं करता, वहीं कोई आपका निस्वार्थ भला करने की बात करे तो शक तो पैदा होगा ही। बहरहाल मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई कि निठल्ला किसी का भला करना चाहता है। समझ में न आए राम, जाने कहाँ अझुराई, जाने कहाँ अझुराई, लौट के नया इलाए राम। हो बहुत है। सुना है कि आप किसी का भला करने के लिए सवेरे से तड़प रहे हैं। हाँ, सही सुना है। लेकिन कोई फंस नहीं रहा है। ये भी सही सुना है। मैं आपसे अपना भला करा लेता हूँ। बताइए, भला करने के बदले में कितना रुपए पेमेंट करेंगे, वो भी कैश? भाई रुपए तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम चाहो तो अपना भला कराने के बदले में मुझे 5 जूते मार लेना। आपके पास रुपए नहीं? तो पहले अपना भला कीजिए। खुद कंगाल में दूसरों का भला नहीं किया जाता है। बड़े भला करने वाले निठा का भैया, आपको भी भला करने की बीमारी है ना? बीमारी होने की संभावना सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो झूठे ना नौटंकी किए गए हम। केहू सूता अब केहू अहुआ इलाए राम, केहू केहू भकुआई, केहू केहू भकुआई, लौट के नया इलाए राम। गुस्सा आ रहा है? हाँ 500 नोट निकाल के खींच के मुंह पे मारिए। मालूम नहीं ना मेरे वाला क्या कर दीजिए। बोल के कर ले बोलने लगा बेटा। ना बढ़िया बिस्तर है। दोस्त इस आदमी का भी नहीं है जो अपना भला कराने के बदले रुपये की मांग कर रहा है। इसे तो अपना भला कराना भी नहीं था, वो तो दारू के लिए पैसा चाहिए था।
वो सोचा चलो एक साथ दो काम हो जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि भला करने वाला इंसान ही कंगाल है। शिव 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 शिव। सुनिए हाँ जी। आप किसी का भला करना चाहते हैं ना? जी जी। बहुत अच्छा, मेरा भला कर दीजिए। अरे आपको भले की क्या आवश्यकता है शिवशंकर बाबू? आपके पास गाड़ी बंगला सुख समृद्धि सरकारी नौकरी सब तो है आपके पास। जो चीज जिसके पास जितना ज्यादा होता है उस चीज के लिए उसकी भूख उतनी ही ज्यादा होती है। और आपको मेरी गरीबी से क्या मतलब है? ठीक है बताइए, मैं आपका भला कैसे कर सकता हूँ? आप बात करो सर ये है हाँ। कि अभी हाल में ही मेरा तबादला बहुत ही खराब जगह पे हो गया है। अच्छा। कोई उतनी आमदनी भी नहीं है वहाँ। तो साहब से मिलकर जल्दी से मेरा तबादला किसी मलाईदार जगह पे करा के मेरा भला कीजिए। ठीक है, अभी करवा देता हूँ। चलिए कहाँ चलना है? शिव शंकर बाबू का सूत्र एकदम क्रांतिकारी है। अगर आपको भला करना है तो किसी का भी भला कीजिए बिना किसी भेदभाव के। ये अमीर गरीब ईमानदार बेईमान ये सब बाहरी आवरण है। मूल रूप से इंसान और इंसान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सबका खून लाल है। बहरहाल भला करने की पीड़ा से पीड़ित होकर निठल्ला बाबू पहुंच गए बड़े साहब के बंगले पर, लेकिन बड़े साहब उस समय जॉगिंग कर रहे थे। जी आपने मुझे पहचाना? जी नहीं, बताइए कैसे आना? नहीं, एक सवाल है। जी आज याद आ रहा है। ये आप लोग अपने हाथ हमेशा पतलून की जेब में क्यों डाले रहते हैं? दरअसल बात ऐसा है कि घूस लेते लेते हमारे हाथ इतने गंदे हो जाते हैं, उसे हमेशा पतलून में छिपा कर रखना होता है। ये क्या काम है? जी आपने अबू से पहचाना? आंटी में पिछले साल आपका एक स्कैंडल अखबार में छपने आया था, उसे मैं नहीं लिखवाया था। अच्छा जी, कैसा स्कैंडल है? मुझे कुछ याद नहीं। और वैसे भी हमारे इतने स्कैंडल हैं, किस किस को याद किया जाए? पिछले साल मेरी गली के कुत्तों ने आपको देखते ही भौंकना बंद कर दिया था, लेकिन वो कुत्ते इतने वफादार हैं कि छोटे मोटे चोर तक को देखकर गला फाड़ने लगते हैं। जी पहचान लिया। कर लिया जी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हमेशा याद रखे, उसके दिल में प्यार पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका एक स्कैंडल अपने मुट्ठी में रखिए, वो सपने में भी प्रेमिका से पहले आपका जगह देखिएगा। जी बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल बात ये है, संकोच नहीं कीजिए, हम जनता के सेवक हैं, खुलकर बोलिए। एक तबादला करवाना था। शिवशंकर बाबू का। शिव शंकर बाबू का? यस। कहाँ पे तबादला? किसी जगह सीएम का भांजा है तो किसी जगह डीएम का साला है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी का कोई नहीं हो। हाँ देखिए कहीं पर। हाँ, एक जगह है। कहाँ? वही तो है आपका ये शिव शंकर। आइए वॉकआउट कीजिए आप। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं होगा। चलो बहन चुगली करें। ये तबादले का खेल भी बड़ा अनूठा है। कहीं किसी का भांजा तो कहीं किसी का साला बैठा है, और गांधी की तस्वीर माथे के पास लगाकर गांधी को गाली बकते हुए गांधी की तस्वीर छपी नोटों का मिठाई लूट रहा है। वैसे अगर कोई बिना घूस लिए काम कर दे तो खुद हमें भी सहज विश्वास नहीं होता है। अब ईमानदारी का काम भी बिना बेईमानी के हो जाए तो जमाने की आंख फटने लगती है। अब तो घूसखोरी का मुकदमे का फैसला भी उसी के पक्ष में जाता है जो घूस खिला सके, और झगड़ा इस बात पर होता है कि घूस का रेट इतना नहीं बल्कि उतना था। अरे हातिम साहब करा दिया उस भ्रष्ट शिव शंकर का तबादला। काका वो नहीं हो सका। ये तो मैं पहले ही से जानता था कि तुमसे किसी का ही भला नहीं हो सकता है। अरे पहले तबादले के सिद्धांत को समझो तब उसमें हाथ डालो। ज्ञान चाहिए? हाँ बोलिए ना। ऊपर कहाँ बैठ गया? नीचे बैठो ना।
याद चाहिए नहीं जो भाई? हाँ बोलिए। देखो, तबादले का पहला सिद्धांत, जब साहब खुद किसी का तबादला करे तब वो दंड होता है, लेकिन जब किसी के प्रार्थना पर करे तब वह कृपा होती है। अब शासन में तो दंड देने की छूट दी गई है, लेकिन कृपा करने का कोई नियम कानून नहीं है। वैसे एक उपाय है। हाँ बोलिए। शिव शंकर को दंड दिलवाओ, तबादला हो जाएगा उसका। दंड क्यों दिलवाएंगे? शिव शंकर की भलाई के लिए उससे कहो कि आज से लगातार 3 दिन तक अपने साहब के बंगले के पास खड़ा होकर उन्हें गंदी गंदी गाली दे। तेरी काका रहने दीजिए, क्या पता किसकी भावना हाथ हो जाए। आगे बताइए। अच्छा ठीक है। देखो, जैसे ही साहब गुस्से मुंह से डांटने के लिए बाहर आए, उन्हें अपना नाम और अपना पद बताकर भाग जाए। देखना साहब उससे गुस्से में कहेगा कि बदमाश रुक, मैं अभी तेरा ट्रांसफर कराता हूँ। ठीक उसके दूसरे दिन उसका तबादला हो जाएगा। पर काका कहीं साहब गुस्से में उन्हें नौकरी से निकाल बाहर करे तो? ये बड़े साहब लोग बहुत ही डरपोक का कमजोर होते हैं। अरे भाई, तबादले से ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई सरकारी साहब तुमसे कहे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो समझो ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा तबादला करेगा और कुछ नहीं। पर काका शिव शंकर उन्हें गाली नहीं दे सकता है। सो तो मैं जानता हूँ। अरे वो पैसा खाता है ना, इसलिए गाली नहीं दे सकता। भैया, गाली तो वही दे सकता है जो रोटी खाता हो, और पैसा खाने वाला तो सबसे डरता है। जो सरकारी कर्मचारी जितना ही नर्म होता है, समझो कि वो उतना ही बड़ा बेईमान होगा। अच्छा, अब ये शिव शंकर को देख लो, इतना बड़ा बेईमान है कि अगर इसे कोई कुत्ता भी काटेगा तो इसको गाली नहीं देगा, बल्कि उससे तो कहेगा कि हे श्रेष्ठ, अब काट लिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको काटने का मजा ना मिला हो तो कृपा करके मेरी रिपोर्ट मत कर देना, और मन करे तो दोबारा काट लेना। काका एक कुत्ता वाला के और कीजिए था, जब आप कुत्ता बनते तो बहुत मजा आता है। काका नीचे बैठो। आप सुनो, तबादले का दूसरा सिद्धांत बोलिए ना। जो जहाँ ठीक से काम कर रहा है उसको पहले वहां से हटाओ। अब जो भी ऊपर के अधिकारियों को यह पता चलता है कि फला कर्मचारी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा है, तो ही उसका तबादला कर दिया जाता है। वैसे तुम एक काम करो, तुम उसकी तारीफ किसी अखबार में छपवा दो, हो जाएगा उसका तबादला। हो जाएगा। अच्छा सुनो, अगर तुमको सही में अगर किसी का भला ही करना है तो पहले उस राम भरोसे का कर दो। कौन वाला? क्या हुआ? अरे कल रात से दारू पी के बेहोश है। 2-3 लोग उसे लेकर अस्पताल गए हैं, लेकिन ससुरे उनका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राम भरोसे की बहुत उधारी है। वो तब तक उसके साथ है जब तक बेचारा बेहोश है। उसको होश आते ही सब छोड़ भागेंगे। अब तुम पे तो उसकी उधारी नहीं है, तो उसके इलाज का प्रबंध करके उसका भला कर दो। और वैसे भी जब तक शिव शंकर की तारीफ किसी अखबार में छपेगी तब तक तुम इस्लाम भरोसे का भला कर दो। एकदम नेकी और फुट कहाँ मिलेगा राम भरोसा? अरे सरकारी अस्पताल चलिए ना आप साथ चलिए ना, मजा आता है। जीवन के किसी भी काम में ऑप्शन का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि 2 आंख, 2 कान और नाक में 2 छेद का होना। अगर एक आंख से दिखाई न दे तो दूसरी आंख से देख सकते हैं, एक कान से सुनाई न दे तो दूसरी कान से सुन सकते हैं, और नाक का एक छेद बंद हो जाए तो दूसरी छेद से सांस तो लिया जा ही सकता है। वैसे बातें तो बहुत है, लेकिन फिलहाल अभी राम भरोसे का अस्पताल चलते हैं। भरोसे 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 होश में आओ। देखो आज तुम्हारे पास कौन लोग हैं? अरे सभी उधारी वाले आज तुम्हारे आसपास इकट्ठे हैं। भरोसे, हाँ भरोसे। जी तुम दोनों से रखवाली करने की ताशपति खेले जी। रखवाली कर रहे हैं ना ताशपति खेल रहे हैं, उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। करवाएं इंतजार हम, हैं? उठिए हम इलाज करवाने साथ में दवा लाए हैं और अपनी बीवी को भी बैठाए हैं। देखिए तो वो बीवी के पास हम जाके बैठे, तुम जाके बैठोगे वहां पर। आप कहे बैठिएगा, अभी के लिए भी आती है। बाप रे बाप। कुछ दिन पहले इधर फाटक का इलाज के भाव में मैं मर गया था ना। इसका इलाज होता है। होता है। क्या चाहिए? जी। इनके हिसाब किताब में देखो, ऐसे कई नाम होते हैं जिनकी मौत तो पहले हो चुकी होती है, लेकिन उनके नाम से नाम होता है। अब मुझे ये देखो, जीते जी मेरा इलाज नहीं हुआ, लेकिन मेरे मरने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर दिया और मेरे नाम से खर्चा करने लगे। तो मैंने सोचा कि जब मेरे नाम से खर्चा हो गया, क्यों ना मैं खुद अगर अपना इलाज कराऊं। मरने के बाद
बाद। अच्छा मरने के बाद भी खाता दिखाया जा सकता है, तो इलाज भी तो हो ही सकता है। हाँ जी 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 जी। वैसे अकेले अकेले में कौन होगा? इस राम भरोसे के मरने में भी कितनी देरी है? मर जाता तो हमको एक चेला मिल जाता। क्या पता इसको तो यहाँ इलाज करवाने के लिए लाया गया है। तो भाग जाओ, डॉक्टर के पीछे मुड़ो, ताकि बुआ लगाओ। जी देखिए सृष्टि के अंत तक यही पड़ा रहेगा और इसका भी मेरी तरह राम भरोसे राम नाम सकता हो जाएगा। उधर देखो फाटक के पास दर्जनों मरीज इलाज के इंतजार में कई हफ्तों से पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी प्राथमिक जांच तक नहीं। वो देखो सुप्रिटेंडेंट जा रहा है, जाओ बात करो उससे। आप जाइए, थक गए होंगे, हम बात करके आते हैं। आप जाइए, थक गए होंगे। बोले 3 लीटर चढ़ा दी मैं। बम भोले। कैंसर का मरीजों का सिगरेट पीता है। इधर बताते हैं तुमको। आप यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, घूर कर बताइए ना। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब दिया जाए या किसी वार्ड बॉय को बुलाकर वो भर पेट पिटवाकर माथा का पार्ट फरवाकर बाहर फेंकवा दिया जाए। पर मैंने अपनी अनुभवी नजरों से यह तय किया है कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। जी मेरी छोड़िए और आप ये बताइए कि बाहर फाटक पर कई हफ्तों से मरीज लवारिस पड़े हुए हैं, उसकी जांच करने शुरू हुई अभी तक? आप पत्रकार हैं? जी पूरी तरह से नहीं। वही तो मैं कहूँ कि आजकल के पत्रकार इतने प्यार से पेश आते हैं और आप वैसे आपका ख्याल सरासर गलत है। गलत उनकी जांच तो हो ही रही है। हम इसे प्राथमिक जांच यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अच्छा। ये जरा टेक्निकल सी चीज है। बाहर मरीजों को पड़े रहने देकर हम उनकी रोग की गंभीरता की जांच करते हैं। अच्छा। और उन मरीजों को छांटते हैं जो सच में इलाज के लायक है। अच्छा। इनमें से जो ज्यादा बीमार है वे तो मर ही जाएंगे। उनकी चिकित्सा में जनता का महत्वपूर्ण पैसा क्यों बर्बाद किया जाए? और जो कम बीमार वह तो ऊब कर अपने आप घर लौट जाएंगे। और जिन्हें इस अस्पताल में घुसने की गुप्त सुरंगें मालूम है वो उनके भीतर घुस जाएंगे। अब जो बचेंगे वे सच्चे मरीज होंगे, उनका इलाज होगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, ये वैज्ञानिक पद्धति तो मुझे मालूम नहीं थी। ये आम लोग का ज्ञान था, मैं शिकायत कर रहा हूं। देखिए उठा के बाहर फेंक देंगे। प्यार से भी तो बोल सकते हैं, हाँ नहीं तो क्या। और प्यार से बोलने से इलाज हो जाएगा ना तुम्हारा? शांत से बैठो। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी आवाज तो मैं आ गया। सपना I love you, I love you। टकरा दे रे, टकरा दे पर्वत से रे। कभी प्यार किया पागल खाना से डॉक्टर साहब, इस अस्पताल में घुसने की कुछ सुरंगें भी हैं। कई सुरंगें हैं और वे गुप्त हैं, उसमें फाटक लगे हैं जिनमें ताले चढ़े हैं। तो उसमें घुसा कैसे जाता है? यह एक रहस्य है। अच्छा। जिसे यहाँ बताने का हुक्म डॉक्टरों को नहीं है। अच्छा। घर पर बताया जाता है। प्राइवेट प्रैक्टिस चलता है ना वहाँ। अच्छा। और उससे समय बचता है तो हम यहाँ भी सेवा दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारा भी मरीज है, बेचारा बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। अभी इसको यही बरामदे और मरने दूध की घर पर बताइए। जहाँ आपकी इच्छा हो। वैसे मरने की सुविधा तो दोनों जगह है। हाँ। वैसे एक बात बताइए जी। हाँ, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं सर। लीजिए ना, तुम भर दीजिए। अल्लाह ये भरते हैं। सविता भाभी कह रहे थे कि तुम एक बार आगे आलिंगन में आगे फिर दवा के साथ ही मारे डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, नंबर 1 मरीज की पागल आदमी। मरीज क्या अच्छा होना चाहिए। सुनो, तो नंबर 1 मरीज क्यों अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 उसे इलाज कराने का क्या हक है। नंबर 3 मरीज या मरीज के सहायकों से कौन कौन से डॉक्टर डरते हैं और क्यों डरते हैं। नंबर 4 मरीज को ठीक करने से डॉक्टरों को क्या फायदा होगा और ना करने से क्या नुकसान होगा। नंबर 5 ऐसे 5 बड़े आदमियों के नाम लिखो कि जो चाहते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। और नंबर 6 मरीज का पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स क्या है? ये आदमी कौन सा लगाता है, इसका दारू और मुर्गा के अलावा क्या पॉलिटिक्स होता है? होता है, सबका होता है, यहाँ तक कि कीड़े और चींटे का भी पॉलिटिक्स होता है। लेकिन ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, अब इससे पूछ भी तो नहीं सकते हैं कि बताओ साथी, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, बताओ। अरे तो आप अपना पॉलिटिक्स लिख दीजिए। लिख दीजिए ए बी बोलो सो पॉजिटिव, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद जय भारत, लिखिए आप। कंफ्यूज आदमी, दिमाग का इलाज कराओ। और हाँ,
पॉलिटिक्स तो लेफ्ट या राइट होता है। लेफ्ट या राइट सर? लेफ्ट या राइट में तो हाथ है सर। अरे यार, दिमाग का इलाज कराओ। और हाँ, अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों के 2 दल हैं। हाँ। एम और डी, आप किस दल से हैं? इन दलों के राजनीतिक सिद्धांत क्या है? एक दूसरे को खार फेंकना। ये दल किस महापुरुष ने बनाए हैं? ये हम भोले। वैसे आप किस दल के हैं? मैं तो एम गुट का हूँ। तभी तो डी गुट ने पिछले महीने मेरा तबादला करा दिया। मैं 2-3 स्टेशन नहीं पहुंचा था कि एम गुट वालों ने मेरा तबादला कैंसिल करा दिया। मुझे रेलगाड़ी ऑर्डर मिला और मैं दूसरी गाड़ी से लौट आया और यहाँ जैसे ही स्टेशन पे उतरा कि डी ग्रुप वालों ने फिर से मेरा तबादला करा दिया। मैं फिर गाड़ी में सवार हो गया और फिर जैसे ही तीसरे स्टेशन पहुंचा फिर से कैंसिल होने का ऑर्डर मिला। इस तरह मैं लगभग 1 हफ्ते तक यहाँ से तीसरे स्टेशन जाता लौटता लौटता। डॉक्टर साहब रुकिए रुकिए, हम बात समझ नहीं पाया। आप रुकिए ना। अरे रुकिए रुकिए। तब तक हम गुट जोरदार हो गया था और मैं यही साबित हो गया। आप डॉक्टर साहब उठिए ना। बाप रे बाप, मोहर लग गया। सविता भाभी कह रहे थे कि तुम्हारे लायक चीजें नहीं है ये सब। आप दफा 302 भी पढ़ते हैं। पढ़ते भी हैं और लगवाते भी हैं। लगवाए क्या? नहीं लगवाते नहीं। एक बात नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैं एम ग्रुप का हूँ नहीं डी ग्रुप का। बलराम भरोसों के एम ग्रुप पे होना चाहिए क्योंकि इस अस्पताल में एम ग्रुप जोरदार है। बहुत बढ़िया, तो एम ग्रुप भर दीजिए ना। हो लगवा देते हैं एक बार। नहीं लगवा देते हैं। अच्छा एम ग्रुप ना, एम ग्रुप। ये ग्रुप। हाँ चलिए, फॉर्म का काम तो हो गया। अब यह तय करना होगा कि किस ग्रुप के डॉक्टर आपके इस मरीज का इलाज करेंगे। अच्छा, आपका 10 का सिक्का है? 10 का 20 का होगा। 20 का तो सिक्का उछालिए और तय कीजिए। जीत आया तो है और पट आया तो नहीं। क्या मेरा सिक्का उछालने बात नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जो रूल्स है वो है। सामान्य परिस्थितियों और साधारण मनुष्यों के लिए इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, ये मेरा सिक्का है, आपके रखिए। फॉर्म भरने का फीस है 20 रुपया। अब पट आया है, मतलब कि डी ग्रुप के डॉक्टर आपके इस मरीज का इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, मरीज एम ग्रुप और डॉक्टर डी ग्रुप का। भगवान की यही मर्जी है और उसकी मर्जी मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और अब ये बताइए कि आपको इस मरीज का इलाज कराना है कि नहीं? ठीक है, भर्ती कर लीजिए। कर ले, भगवान की यही मर्जी है, भर्ती कर ओ सुपर राजकुमार प्रिंस। जी हजूर, मैं यही हूँ। अरे इनके मरीज को डी ग्रुप के वार्ड में भर्ती करो। कागज पकड़ के खींचिए। हाँ? अरे महाराज, मरीज को पकड़ के खींचिए। खींचे। ओहो हजूर, मरीज आगू चला गया। पीछू। ओहो हजूर, मरीज का कमर टूट जाएगा। पकड़ तू उठाई। तुम हाथ नहीं लगा सकते थे? जातिगत टिप्पणी करता है। तुम्हारे बाप को पढ़ा है, यह काम करते हो ना? ठोक देंगे केस, दिमाग होश में आ जाएगा। यस। और 4th ग्रेड कर्मचारी के लीडर से हम काम करेंगे। हमने गलती हो गया। बंधु सेठ, लो पियो सिगरेट। यहाँ के हजूर लोग भी अजीब हैं। अरे जो काम खुद से हो सकता है उसके लिए हमको बुलाने क्या जरूरत है? बताइए। आइए, चला हमसे काम कराने। कहाँ गए? आपको यहाँ कुछ खटका नहीं ना? बिल्कुल सामान्य लगा ना? बिल्कुल लगना चाहिए। वैसे भी ये सब तो अब रोज की बात है, इसलिए हमें सब सामान्य लगता है। ज्यादा काहे ना बोल रहे हैं? तो गला बोलेला मना ना किया है। तुम ज्यादा बैठकर खाए माथा खराब कर रही हो। देखिए काम की गिनो। ऐसे बोलेगा तो जहर में खा लेंगे कुत्ता। सुनिए। चोट लग गया बाबू को। तो नहीं लगा, मैंने दिया तो कर दिया। गुस्सा काहे दिला देते हैं? दीदी मार के कपड़ा फाड़ देगा। ना रहे दे। कपड़ा रहते तब तो फाड़ लूं। चुपचाप आ जाके पहरा दे। सभी लोग डंडा क्यों लिए भाई? हमारा साला हमारे जीजा जी इलाज करवा रहा है। वो लट हमेदारी लटधारी, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं उसकी रखवाली। रखवाली? यहाँ किससे डर है? ये वाटी वालों का है।
अगर यह गलती से भी कोई एम वाला डॉक्टर आ गया और उसकी छाया अगर किसी मरीज पे पड़ गई तो डी वाले डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेंगे और मरीज भर्ती होकर भी बिना इलाज के मर जाएगा। इसलिए जब कोई एम वाला डॉक्टर इधर आता दिखता है हम लटकुमाने लगता है और वो डर कर भाग खड़ा होता है। भाई 7 नंबर बेड पर गरीब आदमी पड़ा हुआ है, उसके तरफ से लट उठाने वाला कोई नहीं है। अब तुम्हारा ही आसरा है, उसका रखवाली करना। सीधा दिखा दीजिए, साला गिर गया। आप बेफिक्र रहिए, आपने हमको रक्षा करने का जिम्मेवारी दिया है, हम अपने जान पर खेल कर भी शरण की रक्षा करेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम उसका कोई भी सारा बाल वाका नहीं कर सकता। ए मार के मार के कपड़ा फाड़ दिया मैं। चल चल गांव में डॉक्टर से इलाज करा जाकर के मैं भर्ती करना। आप उन्हें जाके खोजी कीजिएगा, ये जो पड़ी है। राम भोले 3-4 दिन बीत गया लेकिन राम भरोसे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो कह रहा था तो फौरन डांट पड़ती, अब क्यों ना करता है? वो चुप हो जाता, डॉक्टर इसे सुधार कहते। 5वें दिन निठल्ला पुनः वहां पहुंचा। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर तलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर तलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। अब मरीज की हालत कैसी है? भयंकर सुधार है। सुधार है, लेकिन इसकी हालत तो बिगड़ी हुई लगती है। बिगड़ना भी तो एक तरह का सुधार ही है। मरीज जैसी हालत में आया था वैसा है नहीं ना, यही सुधार है। लेकिन ये सुधार तो सिर्फ मौत की तरफ ले जा रहा है डॉक्टर साहब। मौत तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। देह नश्वर है, आत्मा मरे। आत्मा को कोई बीमारी नहीं पकड़ती क्योंकि वो इन सबसे मुक्त है। अगर कोई शरीर शुद्ध आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाए तो इन सब रोगों से मुक्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि डॉक्टर सिन्हा इस रोग के विशेषज्ञ हैं। जरा उनसे बात करके मरीज को दिखवा दीजिए ना। नहीं, यह तो नीति के विरुद्ध होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म मरणम श्रेय परधर्म भयावह, अर्थात अपने डॉक्टर के हाथ मरना अच्छा मगर दूसरे डॉक्टर के हाथ बचना भयानक है। नहीं भाई, मैं धार्मिक आदमी हूँ, मुझसे धर्म विरुद्ध काम नहीं होता। पर यहाँ उसका इलाज ढंग से नहीं हो रहा है। ढंग से नहीं हो रहा है ढंग से नहीं हो रहा से क्या तात्पर्य आपका? नहीं, तात्पर्य क्या है आपका? हे माते, क्या यहाँ इलाज ढंग से नहीं होते? पता नहीं बेटा। I love you सपना, I love you, I love you, I love you। ये भाला लेके आओ, आज इसको ऑपरेशन करते। भाला लेके आओ। हाँ, तो ढंग से नहीं हो रहा। अब खोमचे वाले का इलाज तो खोमचे वाले के जैसा ही होगा ना। कोई मिनिस्टर या रईस तो है नहीं आपका मरीज। और वैसे भी डॉक्टर सिन्हा तो एमकुट के हैं और आपका मरीज डी ग्रुप के वार्ड में है। आज ही सुबह पूजा करते समय आपके मरीज की मर जाने की दुआ मांग रहे थे ताकि डी ग्रुप बदनाम हो जाए, उस पर इंक्वायरी बैठ जाए। आप ना प्रसाद खाइए और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, दिमाग का इलाज कराइए। ढंग से नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में इस दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह है और उससे भी बड़ा गुनाह है गरीब बने रहना। इस गरीब राम भरोसे ने बीमार पड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया। जो अपना इलाज का खर्च खुद नहीं उठा सकता उसे बीमार पड़ने का कोई हक नहीं है। अब मैं अपने घर जाता हूँ। आपको वो शिवशंकर याद है ना?
अरे भाई, इनका अखबार में तारीफ करवाना था। आज के अखबार में शिवशंकर की बड़ी सी तारीफ छपी है, और वो भी फोटो के साथ। अगर आपको देखना है कि क्या छपा है तो जाइए और आज का अखबार खरीदिए। वैसे ये समाचार छपा नहीं है, बल्कि पैरवी लगाकर घूस खिलाकर छपवाया गया है। छप गया शिवशंकर बाबू, छप गया। कहाँ चल गए काका, शिवशंकर बाबू से मिल लिए। शिवशंकर से मिलने? अरे भाई, वो तो अब इस दुनिया में नहीं मिलेगा है? अब उससे मिलने दूसरी दुनिया में जाने की तुम्हारी तैयारी हमको दिखती नहीं है। तो क्या शिवशंकर बाबू अभी आधे घंटे पहले मर गया? वो मर गया? कैसे? तुमने जो उसकी तारीफ इस अखबार में छपवाई, उसने तो उसके प्राण ही ले लिए। मैं अगर सरकार में कभी कुछ होता ना तो अभी तुम्हें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता। काका, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर तो अपनी तारीफ से कैसे मर सकता है? अब हुआ ऐसा कि उसके पड़ोसी ने आज के अखबार में उसकी तारीफ पढ़ ली और वो भागा, वो शिवशंकर के पास गया, बोला, अरे शिवशंकर बाबू, आज के अखबार में आप ही के बारे में छपा है। ये सुनते शिवशंकर घबराया, चिल्लाने लगा, अरे बाप रे बाप, वो छप गया। फिर वो वहीं पे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। काका, अभी तो उसकी तारीफ थी। उसे क्या मालूम? तुमने उसे पहले बताया तो होगा नहीं। वो समझा कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब देख लो जमाना कितना खराब हो गया है। बिना किसी को सूचित किए हुए किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। किसी पर दया कर रहे हो तो बता कर करो, किसी पर उपकार कर रहे हो तो पहले सूचित कर दो कि भैया मैं यहाँ पर उपकार कर रहा हूँ, नहीं तो बेचारे का हार्ट फेल हो जाएगा। बाप रे बाप, ये तो घोर पाप हो गया काका हमसे। अब उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम बहुत ही भोले हो। उसके बीवी बच्चों का देखो, जब रामायण में लक्ष्मण जी को ज्ञान चाहिए था, तब वो रावण के माथे के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण ने कुछ नहीं बोला। नहीं बोला, उनको भी ज्ञान चाहिए ना जी। तो नीचे बैठो। आप रावण हैं? तो 10 सर दिखाइए। बैठो नीचे, आराम से बताइए। उसके बीवी बच्चे? अरे भाई, उसके बीवी बच्चों के शुभ दिन तो अब आए हैं। अब आए हैं? वो शिवशंकर घूस और सरकारी पैसा खाकर काफी बड़ी जायदाद और संपत्ति छोड़ गया है। उसके बीवी बच्चे उसका बेखटके उपयोग कर सकते हैं। अगर वो जिंदा रहता तो उसको हमेशा डर सताते रहता कि न जाने कब वो पकड़ा जाए और उसकी जीवन भर की कमाई संपत्ति जब्त हो जाए। अब मरे आदमी की तो कोई जांच नहीं करता है, और भरपूर भ्रष्टाचार करने के बाद अगर भ्रष्टाचारी नौकरी में रहते ही जल्दी मर जाए तो परिवार वालों को बड़ी सुविधा हो जाती है। वो कैसे? बीवी को पेंशन मिल जाता है और बच्चे को नौकरी मिल जाती है। खैर छोड़ो, इससे हमें क्या लेने देना। चलो शिवशंकर की शव यात्रा निकलने वाली है, उसमें शामिल हो गया। चलिए, शिवशंकर के बारे में बोलने की स्पीच तैयार कर दिया। काका, ये खबर अगले अखबार में छपवा देंगे। मुझे बस यही कहना है कि शिवशंकर बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार वालों को। नहीं मानिएगा, करिएगा ज्यादा भचर भचर। जाओ, जाते हो कि नहीं? हम जा रहे हैं, तुम म्यूजिक बजाओ। तुम भी मरो जल्दी। तुमको यहाँ बैठने का पैसा मिलता है? म्यूजिक बजेगा तब ना नाचेंगे दादी जी। बजाओ।
टूट गई है कमर जिंदगी की, दबा रखा है हमें दर्द ने, अर्थहीन वो सा ये जीवन, क्यों न करे हम मौत का वर्णन। कविता दर्दनाक है, सुर जानलेवा है। साहित्य की लिफ्ट पर सवार होकर बटन दबाकर त्रिवेदी जी सरकारी नौकरी की ऊंची मंजिल तक पहुंच गए हैं, लेकिन साहित्य सेवा छूट गया। अब साहित्य का काम अच्छी दुकान और अच्छी नौकरी लगाने तक ही सीमित होता है त्रिवेदी जी। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, जब से साहित्य रचना छूटा है तब से ग्लानि भाव से पीड़ित हो गया हूँ। जिंदगी का अर्थ हो गया है। इस सरकारी नौकरी ने मेरी सारी प्रतिभा निगल ली है। साहित्य सेवा की क्या क्या उमंग थी मन में, सब धारी की धारी रह गई। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि केवल 1 साल और नौकरी करूंगा और उसके बाद सब त्याग कर साहित्य की सेवा में लग जाऊंगा। त्रिवेदी जी, आपने भले ही फिलहाल साहित्य साधना त्याग दिया है, लेकिन लोग आपको भूले नहीं है। ऐसा न कहिए, हिंदी माता बहुत उदार है, अपने नालायक बेटे को भी नहीं भूलने देती है। चलिए अब चलते हैं। इस वक्त कहाँ चल रही है? सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूँ। 3 महीने से मेरा प्रमोशन रुका पड़ा है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि सरकारी नौकरी में आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और अभी प्रमोशन की जुगाड़ में क्या है? भाई, जब जिंदगी बर्बाद हो ही गई है तो क्यों ना प्रमोशन लेकर और उसे बर्बाद कर दिया जाए। चलिए रिक्शा तक छोड़ दीजिए। त्रिवेदी जी, बढ़िया साहित्यकार बनने के लिए बहुत त्रिवेदी जी बताइए। अरे ये नौकरी छोड़ने जा रहा है, 10 साल से यही सुन रहा हूँ उसके मुंह से। 10 साल से? हाँ, देख रहा, ये पूरी जिंदगी नौकरी भी करेगा, सारा प्रमोशन पर प्रमोशन मिलेगा और साहित्यकार भी कहलाएगा। और संभव है कि रिटायरमेंट के बाद एक आध कविता, कहानी संग्रह या उपन्यास लिख लिखवा लेगा। अब उसे किसी बड़े प्रकाशक से छपवा कर अपने जैसे आलोचकों से महान साहित्य भी घोषित करवा लेगा। अरे ये जोक है जो सरकार, समाज और साहित्य सबका चूस कर भी जिंदगी भर हाय हाय करता रहे। नीचे कौन है तुमसे पता? आचार्य हेमंत जी प्रणाम। अरे क्या जुलूम कर रहे हैं? बच्चा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे लॉलीपॉप खिलाइए। आचार्य जी, ये क्या हो गया आपको? किसी ने लेखक ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया? नहीं, मैं अपनी वही से बालक हो गया। देखता हूँ कि जमाने में नए का बोलबाला है, मैं भी नया हो गया हूँ। झुनझुना बजाता हूँ और लॉलीपॉप खाता हूँ। साथी मॉडर्न, ये देखिए, मेरे दिल में औरतों की तस्वीरें छपी है और लिखा है लव मी किस मी। अंकल, मुझे लॉलीपॉप खिलाओ ना। चाय पीजिएगा? नहीं, चाय विदेशी चीज है, हम भांग पीते हैं। भांग शुद्ध स्वदेशी माल है। वैसे क्या लिख रहे हैं आजकल आप? लिख भी एकदम नया रहा हूँ, जो लिख चुका हूँ उसको दोबारा लिख रहा हूँ। लेकिन जिज्जे और बात की विन्यास की गलतियां करता जाता हूँ ताकि नया और मॉडर्न हो जाए। इस देश का कभी भला हो ही नहीं सकता है। एक जरा सा प्रमोशन ही तो करना था, लेकिन सेक्रेटरी को मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है। सब या निठल्ले है हराम को। निठल्ले? आपने मुझे याद किया। तुमके लड़के के क्या मिलेगा? जाओ तब चाय बोलो। 1+1 कप की मलाई मार के। अच्छा, दर्जन का निठल्ला आदमी हो यार। यहीं से चाय चाय चिल्ला रहे हो। अरे पास में जाकर प्यार से बोलकर चाय हाथ में लेकर बिता सकते थे। अब इतनी मेहनत कौन करे त्रिवेदी जी? ये सब रहने दीजिए और आप ये बताइए, वो जो नीचे एक महाकवि आचार्य हेमंत जी दबे पड़े हैं, आप उनको जानते हैं? महाकवि? महाकवि कौन महाकवि? कवि तो हमसे पहले हुआ ही नहीं, बल्कि कविता तो मुझसे ही आरंभ होती है। पहले कोई कवि नहीं हुआ? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, ये भी नहीं? ये सब कवि कहाँ थे? सबके सब दास थे। देखा नहीं सबके नाम में दास लगा हुआ है। जब मुझसे पहले कविता लिखी ही नहीं गई तो बताओ कोई कवि कैसे हो सकता है? आपकी रचनाएं मैंने पढ़ी है त्रिवेदी जी, भीषण पीड़ा है उनमें। लगता है जैसे जमाने भर का दर्द आपके भीतर बैठ गया है। उसे क्या तकलीफ है आपकी, बताइए ना। युग की पीड़ा है। जमाने भर का सारा दर्द हम पी रहे, वही जहर बन के हमारी रचना में आता है। ये युग की पीड़ा की शिकायत आपको कब से है? बचपन से। मेरे पेट में तो बड़ा दर्द रहता है। अर्थात आप बचपन में प्रेग्नेंट थे। बात गंभीर चल रही हो तो बीच में मजाक नहीं करना चाहिए।
सुनो, अगर उसके बाद युग की पीड़ा मेरे भीतर फैलने लगी और आत्मा में आ गई, उंगली की पोरों तक में समा गई, फिर मेरे बैंक अकाउंट में फैली, फिर फर्नीचर में, कपड़ों में और मेरे बेडरूम में भी, अब जीवन अर्थहीन है, संसार ही अर्थहीन हो गया है। अब किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं रह गया है। मर जाने का मन करता हूँ। हाँ। मर जाइए, हैं? मर जाइए। ठीक है, मर जाइएगा और चाय का उधारी देकर मरिए। चाय आ गई। अल्लाह चाय मलाई मार के स्पेशल चाय। हाँ, बढ़िया। लाओ चाय। हाँ? चाय दूध खत्म है, लाल चाय लेके आते हैं। चीनी फैक्ट्री बंद है। चाय पत्ती लेके हम खुद बनाएंगे। मुझे हो गाड़ी छुड़ा देंगे कल जाओ। इधर सुनो, हाँ। लेकिन मृत्यु भी तो अर्थहीन है, इसलिए उसे भी नहीं स्वीकारा जा सकता है। हम चैन से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक आपकी पीड़ा समझ में नहीं आई। बड़े ना समझो, युग की पीड़ा बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर से उपजती है। जमाने का जो मेरे अर्थात कवि के प्रति कर्तव्य है, वो जब नहीं करता तब घोर पीड़ा होती है। अब देखो, सुबह से मुझे 3 कप चाय अपने पैसे से पीनी पड़ी, मुझे पीड़ा नहीं होगी। मेरा वेतन मेरे पड़ोसी के वेतन से कम है, इस कारण मुझे रात भर इस पीड़ा से नींद नहीं आती। मेरे एक दोस्त ने बड़े शहर में बंगला बनवा लिया है, क्या ये दर्दनाक बात नहीं है? मेरा तबादला अटका पड़ा है, कोई ऊपरी आमदनी नहीं है, इससे भीषण पीड़ा और क्या हो सकती है? यहाँ इतने सारे गर्ल्स कॉलेज है जिनमें साहित्य पढ़ाया जाता है। क्या एक साहित्य के पाठक होने के नाते उन लड़कियों का ये फर्ज नहीं बनता है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन आस-पास आकर बैठे, ताकि मुझे लिखने की ऊर्जा और प्रेरणा मिलती रहे। मोटिवेशन के अभाव में मेरा रचना कर्म दम तोड़ रहा है। क्या ये जहां कम है? दुनिया ही अर्थहीन हो गई है, सबके सब गवार जड़ और संवेदनहीन हो गए हैं। ज्यादा पीड़ित मत हुए त्रिवेदी जी, कहीं आपकी पीड़ा बढ़कर बवासीर न हो जाए। वैसे आप मुझे बताइए, मैं अगर आपकी किसी काम आ सकता हूँ तो निठल्ला रेडी है। काम जैसा निठल्ला मेरे क्या किसी के काम नहीं आ सकते। तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम सबसे गणना करता हूँ। आठू जमाखोरी करने वालों, जनता को भूखा मारने वालों, जनता के दुश्मनों, मेरे सामने आओ। साथियों, जाओ उन्हें पकड़ के मेरे सामने लाओ, ताकि मैं उनका सिर धड़ से अलग कर सकूं। जाओ जल्दी करो, ताकि ये पुण्यकारी कार्य समाप्त कर दूसरे शहर में अपनी सेवा देने जा सकूं। जाओ। कृष्ण भूतनी वो भूतनी उठ जा, जाओ, इधर नहीं उधर जाओ। जाओ उन्हें पकड़ के मेरे सामने लाओ। जाओ। कंप्यूटर बॉक्स, घुटना को दिमाग में लगाओ और इधर नहीं इधर जाओ। वैसे भी सत्ता तो गिरी। पकड़ कर मेरे सामने लाओ, ताकि मैं उनका सिर धड़ से लग गए। जल्दी जल्दी बताओ। ये कौन सा आसन है बेटा? स्वप्नदोष आसन। काका, आप 1 नंबर के मधुर साथी है, आपके रहते कोई अच्छा सा सपना भी नहीं देख सकता। अच्छा, क्या देखा सपने बताओ? काका,
मैंने देखा कि सरकार जनता के दुश्मनों का नाश करने के लिए कमर कसने को कटिबद्ध है ऐसे कटिबद्ध, बहुत बढ़िया सब कहा तुमने। अब सारी मुसीबत इसी सब की लाई हुई है। यही है जो कुछ नहीं करने देता है। हमारे मंत्रियों के वक्तव्य होते हैं कि हम ऐसा करने को कटिबद्ध है, और जानते हो उसी बात में क्या करते हैं? क्या धोती कस लेते हैं। कैसा आ गया? संतुष्ट हो जाते हैं कि जो कहा था सो कर दिखाया। अब कमर कसने का वादा किया था सो कस लिया। कुछ लोग तो इसी वादे को निभाने के लिए धोती ही ढीली पहनते हैं। अब कटिबद्ध का वक्तव्य देकर कस लेते हैं। ठीक से काका काहे नाच रहे हैं? तो मौसी के बियाह हो रहा है, तुम भी नाच। ये कमर कसने वालों से और लंबा लंबा फेंकने वालों से देश परेशान है। हमें अपना मन कसने वाला चाहिए, जिनकी कथनी और कहनी में कोई अंतर नहीं हो। कम से कम वो कुछ कहता तो है, इतना तो कुछ कहता भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेता खुद अपराधी का सिर काटने की बात कहे तो मतलब तो साफ है कि शासन व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गया है, समझे? इसलिए ऐसे अशुभ शब्द मत देखा करो। ठीक है। निठल्ला जी, आपको भी अरे आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है। कलेक्टर साहब के हाथ भी जुड़े हुए हैं, हम औरतों को नमस्कार भी है। कानून के शिष्टाचार सत्ता का व्रत चल रहा है श्रीमान। सरकार चाहती है कि पुलिस और जनता एक दूसरे के सहयोगी बने। सरकार ने हमारा सहयोग मांगा है। जी बिल्कुल। भला करने का एक मौका भला। तो यहाँ से कई डिपार्टमेंट ने अपने पास अनाज को दबाया हुआ है, उन्हें फौरन पकड़ कर जेल में बंद कीजिए। जरूर करेंगे, आप उनके नाम हमें लिख कर दे दीजिए, हम फौरन जांच का आदेश दे देते हैं। जांच की आवश्यकता है, आप मेरे साथ चलिए और अभी के अभी इनके गोदाम पे छापा मारिए। देखिए श्रीमान जी, कानून आपके बाप की संपत्ति नहीं है। सॉरी माय मिस्टेक, आपके पिताश्री की संपत्ति नहीं है, उसके काम करने का एक सिस्टम है। आप बेफिक्र रहिए, हम फौरन जांच का आदेश देंगे और सख्त कदम उठाए जाए। इसका सारा पेट आपको हमारी तरफ से मिलता रहेगा। हम कल ही अखबार में इश्तेहार छपवाएंगे कि जिनके भी पास अनाज का स्टॉक जमा पड़ा है, जिसे वो काला बाजारी करके बेच रहे हैं, उनको सूचित किया जाता है कि हम आगामी 1 सप्ताह तक जांच करेंगे और उसके बाद छापामारी किया जाएगा। इस 1 सप्ताह में आप अपने बचाव के लिए जो कुछ करना चाहे करें। उसके बाद आप प्रशासन को दोष नहीं दे सकते कि आपको पहले सूचित नहीं किया गया था। उसके बाद हम अचानक छापा मारेंगे। ये तो अपने बचाव का मौका दे रहे हैं सर, ऐसे में सारा स्टॉक यहाँ वहाँ भेज देंगे वो। यही सरकार की नीति है। अब ऐसे भी सरकार कायर नहीं है कि धोखे से वार करे। सरकार बहादुर है, वो होशियार करके पकड़ती है। हम किसी चोर को पकड़ने जाते हैं तो सीटी बजाते हुए जाते हैं। ओके, एंजॉय योरसेल्फ एंड गिव रिस्पेक्ट टू मी। हाँ, तो यह चोर को चेतावनी होती है कि अगर चोरी कर ली हो और कायर हो तो भाग जाओ, और अगर बहादुर हो तो हमारा सामना करो। वैसे बुरा ना मानो, बेमुख की सलाह आपको यह दे रहा हूँ कि अपने काम से काम रखो, नहीं तो हमें आपके ऊपर भी नजर रखनी पड़ सकती है। अच्छा चलता हूँ श्रीमान जी, हमें कहीं और जगह जाकर भ्रष्टाचार फैलाना है। माफ कीजिएगा, शिष्टाचार फैलाना है। जीवन में पहली बार इतना काम किया है, सारा हड्डी ढीला हो गया। काका, दुनिया में समस्या बहुत बढ़ गया है। जब तक जिंदा हो कभी समस्या से मुक्ति चाहिए तो प्राण त्याग दो। प्राण त्याग दे? पहले सीनियर मरता है कि जूनियर? आप मरिया पूरी जलेबी खाएंगे। सब काम पहले सीनियर ही करेगा, तुम भी तो कुछ कर लो। क्या कर ले? समस्या इतना है जीवन में। समस्या को मारो गोली और अपने ऊपर कोई लेबल चिपका, वरना किसी दिन जेल चले जाओगे। अरे कोई नौकरी पकड़ो, कब तक मीठा लगा घूमते फिरोगे? काका, नौकरी करना तो गुलामी है। गुलामी है, हाँ, लेकिन जो नौकरी नहीं करता समाज में उसे चोर उचक्का समझा जाता है। और गुलामी के सिवा शराफत की कोई अन्य पहचान
हम जानते नहीं है। इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलेगी? जलेबी तो लो, पकौड़ा छानो, बहुत खाओ। काका ये काम बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। हाँ, क्या? तो रिसर्च करो। रिसर्च? हाँ, ये क्या होता है? पढ़ाई पूरी करने के बाद हाँ। और नौकरी मिलने तक जो समय काटा जाता है हाँ। उसे ही रिसर्च कहते हैं। बड़ा टेस्टी लग रहा है। कर लेते हैं रिसर्च। लेकिन पहले रिसर्च का अर्थ तो समझो। समझाइए ना। देखो, हाँ। री और सर्च हाँ। अर्थात पुनः खोजना। अब जो पहले ही खोजा जा चुका है उसे ही पुनः खोजना को हाँ। रिसर्च कहते हैं। कहते हैं, हाँ। कुछ नया खोज लोगे तो वो रिसर्च नहीं बल्कि सर्च कहलाएगा। अच्छा, हाँ। हमारे ऋषि मुनि सब पहले खोज चुके हैं। ज्ञान का कुंड एकदम लबालब भरा हुआ है। तुम अगर कुछ नया खोज लोगे हाँ। तो ज्ञान कुंड में बाढ़ आ जाएगी। नहीं। तुम तो जानते ही हो कि कितनी ज्यादा तबाही होती है हाँ। बाढ़ से। हाँ, था ना? इसलिए यह हर छात्र का कर्तव्य है कि कुछ नया न खोजे हाँ। और अपने हर उस क्षेत्र पर उंगली रखकर बंद कर दे हाँ। जिससे कि ज्ञान भीतर घुस सकता है। हाँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विनाश से समझो होगा ही। अच्छा, अब जरा गौर करो तो तुम्हारा रिसर्च अभी और यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। बता, हाँ। वो लड़का उड़िया का क्या लगता होगा? बेटा होगा तभी तो इतनी सेवा कर रहा है। नहीं, वो बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि सेवा तो वो बुढ़िया की ही कर रहा है। हाँ। लेकिन सेवा का फल लड़की की आंखों में खोजता है। अरे वो लड़की का प्रेमी है। प्रेमी? हाँ। नहीं, प्रेमी नहीं, लेकिन प्रेमी बनने के राह पर तो है। अच्छा। अब प्रेमी हो जाने पर प्रेमिका की माँ की सेवा में अपना वक्त पल बर्बाद करता है। हाँ। वो तो दूर से ही पूछ लेता है कि कैसी हो मम्मी जी, और मम्मी जी का जवाब सुनने से पहले ही लड़की के साथ फुड़ हो जाता है। इस देश में अगर किसी को लड़की के दिल में पहुंचना है तो उसका रास्ता माँ बाप भाई बहन सखी सहेली के दिल से गुजरता है। पहले इनको पटाओ तो लड़की भाव देगी। अब देखो, हाँ। श्री के बाप ने फरहाद से कह दिया हाँ। कि अगर तुम्हें लड़की से प्रेम करना है तो नदी से पहाड़ खोद के दिखा। हट, पहाड़ से नदी खोद के दिखा। निठल्ला फरार हाँ। तुम्हारी तरह निकल पड़ा खुदा लेकिन पहाड़ खोदने के लिए। काका बोलो ना क्या? बोलो काका लड़का गुड़िया का पैर दबा रहा है, हम लड़की का पैर दबा देते। यही बैठो तो अभी एक टूट गई जाके माऊ का कहने लो पैर दबा मेरा बहुत काम किया। काका अगर मामला पक्का नहीं होता हाँ। तो लड़का उसके साथ सफर क्यों कर रहा होता है बताइए। अरे अभी मामूली जान पहचान होगा, लड़का घर आता जाता होगा, अब बुढ़िया उससे कोई छोटा मोटा काम करवा लेती होगी। हाँ। अब लड़की और उसकी माँ को कहीं जाना होगा तो पहुंचाने के नाम पे लड़के को साथ में ले लिया। और लड़का भी सोचा होगा कि सफर में वो सेवा करके लड़की को अपने प्रभाव में ले लेगा। तंदुरुस्त रहिए। इनका क्या लगाइए यहाँ से निकल के कहाँ जाइएगा? दीदी तुम हमको दोगी या खुदा तुमको देगा? तो जाके खुदा से मांग ले। खुदा जानता है कि हम आपके हैं, खुदा जानता है। बाबा जी ये लीजिए। हम चाय नहीं कॉफी पी। ला बेटा हमको दे दे। ये कितना हो गया? 30 रुपया भैया। अच्छा ये लीजिए 500 का अरे नोट। भैया खुला दीजिए। महाराज लीजिए एंजॉय कीजिएगा। पागल साला नहीं देखा लड़का चाय वाले को ज्यादा पैसा देकर लड़की पर इंप्रेशन झाड़ रहा है। अच्छा। वो कितना उदार और दरिया दिल है। अच्छा। वैसे लड़की की तरफ मत देखो। काका आप भी तो वैसे ही देख रहे थे। अरे मैं बुजुर्ग हूँ, अब बुजुर्ग होने का यह फायदा है कि हम किसी भी औरत को घूर सकते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानता। सफेदी की यार में हम बूढ़े वो सब कर सकते हैं जिसे करने की तुम जवानों की हिम्मत नहीं होती है। माँ जी आपको प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर आता हूँ। सिगरेट पिया हुआ कितना टाइम हो गया? देखो अभी वो बाहर गया है हाँ। सिगरेट पीने के लिए। देखना जानबूझकर चल की गाड़ी पर चढ़ेगा ताकि वो लड़की को बता सके कि उसके लिए वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार है। अभी दिल है पहलू में मेरे। अभी रात बाकी बहुत ही पड़ी है, अभी रात बाकी बहुत ही पड़ी है, सुबह ही होते चले। बबलू गिन के बता। माँ जी ये लीजिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक। पानी नहीं मिला तो ही ले लिए। भाड़ में जाए सब बेटा। तू जल्दी गाड़ी में चढ़ा तो हमारा कलेजवा धाके धाके तैरने लगा। मोरा चेहरा तैरने लगा। मम्मी चलो आगे सच्चे निकलेंगे। मम्मी माँ जी जरूरत पड़ा तो आप लोगों के लिए 7 समुंदर पार हो आएंगे।
ये तो चलती गाड़ी है। देखा लड़का लड़की को बता रहा है कि वो कितना बहादुर है, जान हथेली पर लेकर चलता है। ये हमको पसंद नहीं, हम लिमका पीते हैं। अरे ना बेटा, हमको देते हैं, हम सब पीते हैं, खट्टा उसे देखो अब लड़का अंग्रेजी झाड़ेगा। अच्छा, इस देश के सारे लड़के को ये लगता है कि लड़कियां अंग्रेजी बोलने से इंप्रेस हो जाती हैं। अच्छा, I told you, Mr. TT, that we have 3 tickers in blue citizens, 2 female tickers and 1 male tickers. I remember this train is so late and so dirty. I will complain. You. देखिए कितना निम्न अंग्रेजी बोला है। तुमको अंग्रेजी बुझाता है? बस महाराज, टिकट दिखाया है नहीं और अंग्रेजी में इतना गिर गिर कर दी कि दिमाग ही खत्म हो गया। बैठ जाओ, बैठिए। आपको क्या है? तुम लोग भिखमंगाई को धंधा बना लिया है बेटा। काला पानी का सजा में करवाए तो बोलना। चलो बाहर, चलो बाहर। यहाँ से निकल के कहाँ जाइएगा? खुदा जानता है। थोड़ा देर के लिए बाहर के चले गए, कब्जिया लिए। अच्छा तो अब लड़का क्या करेगा? बुढ़िया का कोई सामान चुपके से खिड़की से बाहर फेंक देगा, चेन खींच कर उसे ला करके दिखाएगा कि वो कितना केयरिंग है। नहीं, और सोचो। वो सभी यात्रियों को पैसा बांट कर अपनी उदारता दिखाएगा। पैसा ज्यादा उदार पैसा देकर उदारता तो पहले दिखा चुका है। हाँ, और सोचो। तो गाना गाएगा, गाना गाएगा। देखिए ना, सुनिएगा। तुम परफॉर्मेंस चल रहा है, जाओ उधर। काका देखिए हमारा प्रस्तुति है। तुम घर लेको तो जा कोने में इधर बीच में मिलेगा। जाओ मम्मी देखो कितना अच्छा गाते हैं। अरे ये तो पुराना गाना है बेटा, कोई नया गाना याद नहीं है? ओ ओ ओ ये वाला। मम्मी शट अप, ये नया गाना है। तो हम वो गाना नहीं लगे, सुनना चाहिए। हमको नहीं, काका को आता है। काका गाइए देखो अब वो लड़का किसी से लड़ बैठेगा। अच्छा, कोमलता जता चुका है वो, अब वो कठोरता जताएगा। जब तक कोई पुरुष नारी को यह न बतला दे कि वह जंगली जानवर भी है, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अच्छा, अब वो किसी ऐसे मुसाफिर की तलाश करेगा जो उससे कमजोर हो और उसे किसी बहाने से लड़ बैठेगा। होशियार हो जाओ, शिकार हम भी हो सकते हैं। हम कहाँ से? आप मेरे साथ है ना? आप देखिए ना। क्या बात है? ओ ओ ओ ओ ओ बेटे चुपचाप। क्या हो गया? वो गा दिया था। क्या हो गया? हाँ कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून नहीं, खून पी जाऊंगा। अच्छा फिर से लेते हैं। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुझे ब्लड कैंसर है। लड़की का छटा। काका कि हमको मारा तो बचाने क्यों नहीं आए? तुम्हारे चक्कर में हम भी कुटा जाए। बोले थे ना होशियार हो जाओ। डरपोक आदमी को आदमी कहते हैं। आंटी ए आपको सच में ब्लड कैंसर है? नहीं, डायलॉग था। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? क्या आके बैठ मीर, तू निकाल क्यों तो सारा आशिकी? दे दे बंदूक का कितना चल गुजरे, बैठ आके। तुमको नहीं दिख रहा है कितना चोट लगा है? आगर पागल लड़कों को साथ में रख के काहे देती हो? डब्बा पैसे चढ़े पागल हो की? मम्मी शट अप। यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। नहीं भाई, अरे तुमको ने खल्ले को पीटना नहीं चाहिए था। खैर छोड़ो, अगर पिटाने से तुम्हारा बिगड़ा काम बन सकता है और तुम उस लड़की के करुणा के अधिकारी हो सकते हो, तो बोलो हम भी तुमको 2-4 कमरा दे दे। Oh!
की चोरी हुई है। आपका अरे बाबा चोरी हुई है। आप हमसे पूछ रहे हो जो? हाँ बाबा उठिए 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 बाबा। लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं बोला बाबा, मेरा नाम ऐसा हो गया। चोरी कैसे हुई? मेरी गलती हो जो कि मैं अपने सामान की रक्षा नहीं कर सका। कोई बात नहीं हुजूर, आगे से ध्यान रखूंगा। आपको तकलीफ हुई इसके लिए क्षमा। कैसी बात कर रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाइए चोरी की। अरे गलती हो गई हुजूर, ये लीजिए पानी पीजिए, एकदम ठंडा और ताजा। 100 रुपया है। हाँ हाँ थैंक यू, अगले जन्म में वापस ले लेना भैया। पापा इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। आप आराम से बैठिए। रख लीजिए और मामला रफा कीजिए। अरे गलती हो गई कि चोरी हो जाने पर शोर मचाया और आपको तकलीफ दी। आप कोई तकलीफ का हर्जाना समझ कर इसको रख लीजिए और कसम खाता हूँ कि इंद्र से अपने मर्डर हो जाने पर भी शोर नहीं मचाऊंगा। आप पागल हो गए क्या? मुझे अपने काम करने की तनख्वाह मिलती है, मैं किसी का एक पैसा लेना गुनाह समझता हूँ। आप आराम से बैठिए। अब कोई शक नहीं भाइयों, देखते क्या हो, पकड़ो इस बहरूपिया को, बुलाओ किसी असली पुलिस वाले को, डलवाओ तेरे में बहरूपिया ठग को। बाबा मैं कोई बहरूपिया ठग नहीं बल्कि असली पुलिस वाला हूँ। अच्छा, हमने क्या पुलिस वाले नहीं देखे हैं? वो आते हैं, धमकाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ चंदा चढ़वा लेते हैं, फिर काम की बात करते हैं। तुम्हारे लक्षण सही पुलिस वाले नहीं है। तुमने आते ही क्यों भी बूढ़े के बजाय बाबा कहा, ठंडा बिस्लरी का पानी पीने से मना कर दिया, कुछ चंदा चढ़ावा भी नहीं लेता और आते ही चोर को पकड़ने की बात करता है, वो भी बिना घूस खाए। असली पुलिस वाला हो ही नहीं सकता है, बल्कि कोई चोर डाकू है। इसीलिए मेरा सामान क्यों देख रहे हैं ना, भिखारी लोग कभी नहीं छोड़ता है सब। बिना कनेक्शन ये होठों की लाली, ये आंखों का काजल, ये सब सिंगार आपही के लिए है, ये सब सिंगार आपही के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि निठल्ले की दृष्टि इतनी साफ, उसका व्यक्तित्व इतना सरल कैसे हो गया? बात दरअसल ये है कि बहुत साल पहले मैंने अपने आप से कुछ सीधे सवाल किए थे। देखिए, कुछ लोगों की अंतरात्मा बुढ़ापे तक वैसी ही रहती है जैसी पैदा होते वक्त। वे बचपन में अगर बाप का माल संकोच खाते हैं तो वो सारी उम्र दुनिया भर को अपना बाप समझकर उसका माल संकोच मुफ्त खाया करते हैं। मासूमियत सही चीज है, लेकिन एक उम्र के बाद अगर उसमें ज्ञान का समावेश ना हो तो वो दरअसल मूर्खता कहलाता है। हाँ, एक रात की बात है, मैं गहरे निद्रा में विचरण कर रहा था कि तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। माते, तुम किस देश के निवासी हो? इस महान देश के माते। संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति किस देश की है? इस देश की माते। विश्व की सबसे प्राचीन जाति कौन? हमारी। और सबसे श्रेष्ठ? हम माते। क्या तुमने डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं नहीं माते। क्यों? क्योंकि उससे सच्चाई बाहर आ सकती है। बहुत बढ़िया, ये लो 3 चुम्मी। निठल्ला जी माते। देवता भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें इस पुण्य भूमि में जन्म दो। बाकी भूमि कैसी है? पाप भूमि माते। देवता कहीं और तो जन्म नहीं लेते? नहीं नहीं माते। क्या देवताओं के पास विश्व का राजनीतिक नक्शा है? एकदम है माते, वो भी लेटेस्ट वाला, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड एटलस। ज्ञान विज्ञान किसके पास है? हमारे पूर्वजों, नेताओं और समाचार वालों के पास माते। इन हजारों सालों में मनुष्य जाति ने कोई और उपलब्धि प्राप्त की?
नहीं नहीं माते, क्योंकि सारी उपलब्धियां हमारे पूर्वज पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। क्या अब हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है? कतई नहीं माते, क्योंकि हमने सब कुछ पहले ही सीख लिया है। महान कौन? हम और केवल हम माते। तथास्तु, स्मार्ट बॉय निकलना। तो यही था तुम्हारा सपना? हाँ। आत्मविश्वास धन का होता है, विद्या का होता है और बल का भी, पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास मूर्खता का होता है। इसे मैं अपनी आलोचना नहीं बल्कि प्रशंसा के रूप में ग्रहण करता हूँ। वैसे भी आपकी सोच नकारात्मक है। आज आवश्यकता है कि सकारात्मक सोचा जाए और मस्त रहा जाए। एकदम सही रहा जा रहे हो बेटा। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। आप ये क्या पढ़ रहे हैं? चमचा पुराण। चमचा पुराण? हाँ। ये कौन सा पुराण होता है? आज के ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। आज के युग का पैर नीचे रखो। ठीक है, बोलिए। आज के युग का सबसे बड़ा व्यवहारिक पुराण है बेटा। अच्छा। अब देखो, हर बड़े आदमी का कम से कम एक चमचा होता है। ये सूत्रधार कौन है? डायरेक्टर का चमचा। अरे जवान समाज के सच्चाई बोलने के लिए काफी है तुमको। सच नहीं बोला था ना, माफ जी माफ कर दीजिए, सच बोला गया। हाँ, माफ कर दीजिए। अभी रिचार्ज होने जा रहे हैं, तब तक नाटक जारी रखो। रिचार्ज मतलब? गांजा फूकने गया है। क्या बोल रहे थे? हर बड़े आदमी का ये सब रहने दीजिए। हाँ। आप ये बताइए, इधर आइए। क्या? बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो ना क्या? इधर आइए ना, इधर आइए ना। बताओ। क्या कहा? ये निठल्ले लोगों का कभी राज नहीं आएगा। जब से दुनिया चल रही है तब से निकालो का ही राज है। अच्छा। एक से एक विद्वान लोग आए, हाँ। लेकिन मूर्खता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये सगा ना? कोई बात नहीं काका। हमारा ब्याह शादी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? हमरा खुदे दूधू को हुआ है। तो हमारा एक को करवाइए ना। करवा देंगे। क्या करवा देंगे? हाँ। कोई लड़की भाव ही नहीं दे रही है। जब प्रेमी नहीं हो शादी कहाँ से हो जाएगी? एक बात बताओ, हाँ। शादी के लिए प्रेम की क्या जरूरत है? और तुमको शादी करना है कि प्रेम करना है? काका। हाँ। अभी करवा दे। चलो, म्यूजिक बजा। अरे सूत्रधार गया ना रिचार्ज होने के लिए, तुमको भी जाना है? बजा बजा, खुशी का माहौल है, बजा। चलो करवा दे तुम्हारा। चलो चलो ठीक है। लो अरे बाप रे काका, आप हमें समझा के पूछता है, बताइए। हटो यहाँ से। हम कहाँ थे? तुम कहीं नहीं थी, तुम ऊपर से टपकी हो। जाओ उधर कोना। ए सूत्रधार, हाँ। एक दिन में इससे ज्यादा काम नहीं होगा। देख लो तुम। कर्टन कॉल कर रहे हैं। तुम्हारा मर्जी है। ए शाम, बजाओ। तुम यहाँ नमस्ते करने सुने।